असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए अब नावल का पार्ट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कबीर ने नाश्ते की टेबल पर बैठते एक साथ सबको सलाम किया था। उसके पीछे आते नरमी ने सबको सलाम किया। कबीर के चेहरे पर उसकी आवाज़ सुनते हल्की सी मुस्कान आई थी। वो आज उससे मनसूब होकर सबके सामने आई थी। एक अनजानी सी खुशी हुई थी दिल को जब दादी और बाकी सब ने उनके आते ही बेसाता माशाल्लाह कहा था। जब पीछे से फरदान और रहमा भी आए, तेज आवाज सलाम करता वो डाइनिंग की तरफ आए थे। सबने प्यार भी नजर से उन्हें देखा, सलाम का जवाब दिया। नरमी चेहरा ढके अपनी माँ के पास खड़ी थी। जब रहमा भी उनके पास आ खड़ी हुई, नाजो बेगम ने दोनों को देखकर नाश्ते करने का कहा था, जिस पर वो सहूलत से इनकार कर गई थी। रहमा की नजर फरदान की तरफ उठी थी, जिसने उसे नजर से बराबर आकर बैठने का कहा था। वो जानता था कल रात से रहमा का कुछ नहीं खाया था। सब जानते थे कि रहमा से भूख बर्दाश्त नहीं होती। रहमा कंफ्यूज नाजो बेगम को देखने लगी जब उन्होंने हंसते हुए उसे बैठने का कहा था। वो हिचकिचाती उसके बराबर में बैठ गई थी जब फरदान की प्लेट में उसे नाश्ता सर्व करने लगी। जब फरदान ने जूस ग्लास में निकाल उसके आगे रखा था, रहमा साहब के सामने उसकी हरकत पर चिंपी। जब सब मर्द उसे हैरत से देखने लगे और सब औरतें दबा दबा से मुस्कुराने लगी। जब दादा ने खांसते सबको नाश्ता की तरफ मुतवज्जो किया था, जो खुद भी खुशी से ये मंजर देख रहे थे कि उनका पोता और पोती उनके फैसले में खुश हैं। बस नरमीर और कबीर के लिए उनके दिल में अंदेशा थे। उन्हें नजर उठाकर कबीर को देखा था, जो नाश्ते में ऐसे मगन था जैसे उसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो, और नरमीन को जो कबीर की तरफ ही देख रही थी। जब कबीर को फांदा लगा और नरमीन ने फौरन गिलास में जूस पड़ते सामने रखा था उसके, कबीर ने एक नजर उसको देखते जूस का गिलास उसके हाथ से लेते प्यार किया था। और यह मंजर दाजान और बाकी सब ने मुस्कुराकर देखा था। सब खाना खा के उठे तो कबीर दाजान से मुहातब हुआ, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, आप लोग फ्री हो जाएं, उसके बाद मर्दान खाने में मुलाकात होती है। वो तमाम मर्दों से मुहातब हुआ था, जिस पर सब ने स्वाब में सर हिलाया था। नरमी का दिल बे एहतियात धड़का था, कहीं वो कुछ दाजान से ना कह दे इस रात के बारे में। उसे अपनी आबरू की शिद्दत से फिक्र लाहक हुई थी। वो तो उससे वैसे भी नफरत करता था कि नफरत में आकर उसकी इज्जत मजरू ना कर दे। मुझे लगता है हमें इसरा और जरगाम के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। मेरा मतलब इस रिश्ते को लेकर। सब मर्द हजरात मर्दान हान में बैठे थे जब कबीर सबसे मुहातब हुआ। कैसी बातें कर रही हैं लाला, आज उसका निकाह है और क्या बुराई है जरगाम में, मैं उसके साथ रहा हूँ हमेशा, वो एक अच्छा इंसान है। फरदान परेशान से कबीर से मुहातब हुआ। जाहिर सी बात ही पूरे गांव में सबको पता था कि सरदार की बहन का निकाह है आज जरगाम खानजादा से। जब दाजान स्पाट चढ़ा लिए कबीर को जांजी नजर से देख रहे थे, जो सर तासात लिए बैठा था जैसे कुछ जब्त कर रहा हो। क्या बात है बेटा, हमें असल वजह बताएं। दाजान कबीर से मुहातब हुए तो उसने जब से मुठियां बीची। वो अपनी बीवी की इज्जत को उछाल नहीं सकता था। अब उसकी इज्जत थी, वो अपनी इज्जत को किसी गैर मर्द के साथ नहीं जोड़ सकता था। और एक तरफ उसकी बहन थी जो मासूम थी, और वो जानता था कि जरगाम हांतादा कबीर से बदला लेने के लिए उसकी बहन को जीने नहीं देगा। उसे बस किसी भी हाल में आज ये निकाह नहीं होने देना था। दाजान भी इसरा छोटी है, वो मुझे नहीं लगता सरगम उसके लिए सही मैच है। कबीर से कोई बात नहीं बन रही थी, कोई ठोस वजह उसके पास नहीं थी। कैसी बातें कर रही हैं आप बेटा, मैंने आप और फरदान दोनों से इस बात की हामी ली थी और तब आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। फिर अब ऐसा क्या हुआ जो आप अचानक एन निकाह के वक्त मना कर रहे हैं। बरहान हजरदा उलझते हुए बोले थे, लाला जरगाम अच्छा इंसान है, अगर आपको इससे कोई भी अंदेशात हैं तो बेफिक्र हो जाएं, वो कभी कोई ना इंसाफी नहीं करेगा। फरदान कबीर को समझाते हुए बोला था, जब मैं कह रहा हूँ आप सबके कि मैं नहीं चाहता इस तरह की शादी इस इंसान से हो, तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे। वो गुस्से में बोला तो दाजान उसको देखते उठ खड़े हुए। अगर आपके पास कोई ठोस वजह है तो बात करें, और ना हम बिलावजह रिश्ता खराब नहीं कर सकते, वरना हम बिलावजह रिश्ता खराब नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दाजान, मैं अपनी बेटी के लिए वहां रजामंद हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई एतराज होना चाहिए। बरहान हरजादा भी उठते अपना फैसला सुना गए थे जब कबीर ने गुस्से में मुठियां बीची। क्या मेरे फैसले की कोई अहमियत नहीं है यहाँ। कबीर तेज आवाज में बोला तो दाजा ने नफी की, ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन ये कोई ठोस वजह नहीं है। अगर यही बात थी तो आप तब कहते जब बरहान ने आपसे पूछा था। 100% तब आप ही की बात मानी जाती, लेकिन अभी एन वक्त पर मना करने से कितनी बदनामी होगी हमारी बेटी के। इस घर से रिश्ते खराब होंगे और फिर इसरा पर भी दाग लगेंगे। वो बचपन से जरगाम से मंसूब है, जरगाम कभी इस बात से पीछे नहीं हटेगा। दादा ने तसल्ली से समझाया तो इस रात का मंजर फिर कभी की आंखों के सामने आया, जब वो नरमी के सामने घुटनों के बल बैठे उसे इजहार मोहब्बत कर रहा था। उसका गुस्सा साथ में आसमां पर पहुंचा था। वो खड़ा हुआ अपने बाप की तरफ रुख करते एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोला, अगर मेरी बहन को उसने इतनी सी भी तकलीफ पहुंचाई तो उसका कतम मुझ पर फर्ज होगा। मैं जान से मार दूंगा उसे, और मैं ये सिर्फ कह नहीं रहा, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी लाश आप सबके कदम में लाकर फेंकूंगा। याद रखिएगा मेरी बात। वो कहता वहां से चला गया था जब पीछे सब उसका जुनून देखते घबरा गए थे।
वो गुस्से में सीधा वहां से अपने कमरे में आया था। नरमी वार्डरोब में कपड़े सेट काटी थी। जब उसने धार से दरवाजा बंद करते उसका बाजू दबोचा था। वह अचानक होने वाली आफत से घबराती उसकी शर्ट मुट्ठी में बीच गई थी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, याद रखना। अगर उसने तुम्हारी वजह से मेरी बहन को खरोच भी दी तो तुम्हारी सांसें खींच लूंगा मैं। वो गुस्से में उसके मुंह पर धारता अपनी गिफ्ट उसकी बाजू पर मजबूत काट गया था। नरमीन आंखें फाड़े उस शख्स को देख रही थी जो पल पल में अपना रूप बदल रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैली थी। कभी का ये रूप देखकर क्या क्या हुआ, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, और हम हाँ हमारा हाथ छोड़ें, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। वह जिमलाती आंखों से बोली थी और अपने होंठों को दांतों में दबाया था। जब कबीर की नजर उसके हरकत पर गई और वो साका सा देखने लगा जो अब दर्द की तकलीफ से आंखें मीच गई थी। जब उसकी तकलीफ का सोचते कबीर ने गिफ्ट हल्की करते उसे छोड़ा। उसका गुस्सा ऐसा बैठा जैसे था ही नहीं। वो यकटक नरमी को देख रहा था जिसे अपने बाजू की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी और आंसू मोतियों की सूरत गिर रहे थे। कबीर ने तकलीफ में देखते जबड़े बीचे थे और उसे अपने हसाम में लेते बिस्तर पर आया था। नरमी को बिठाते वो पानी का गिलास भरते उसके सामने कट गया था। पानी पियो। नहीं, हमें नहीं पीना। वो गुस्से में रोती हुई बोली थी। जब कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई थी। दिखाओ मुझे, ज्यादा तकलीफ हो रही है। वह नरमी के पास बैठता उसका बाजू थामने लगा था। जब वो बच्चों की तरह रोते नाराजगी दिखाती अपना बाजू पीछे कर गई थी। असल में वो उसके गुस्से से बेताचा डर गई थी। उसका नन्हा सा दिल थर थर गया था। उससे कहा, कभी किसी ने इतनी सख्ती से बात की थी? कजा के उसके मुंह पर धारना। अब तुम मुझे फिर से गुस्सा दिला रही हो। कबीर ने माथे पर बाल डाला और मुझसे गुस्से से बोला था तो वो घबराती नजरें झुकाती अपना बाजू उसके आगे काट गई थी। उसका बाजू थामते कबीर ने आज तीन ऊपर करते देखा जहाँ उसकी उंगलियों के लाल नीले निशान पड़ गए थे। वो वाकई इस नाजुक गुड़िया पर सख्ती काट गया था। कबीर को उसकी सफेद चमड़ी पर ये निशान सख्त नागवार गुजरे थे। उसे बेहद अफसोस हुआ, लेकिन अब किए की माफी तो वो मांगता ही नहीं था। उसने दराज से ट्यूब निकालते उसके बाजू पर लगाने लगा था। उसे देखा जो लाल चेहरा आंखें नीचे बैठी बेताशा प्यारी लग रही थी। नरमीन अपने बाजू पर उसका लम्स महसूस करती कपकपा रही थी। तुम्हारा आज का ड्रेस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, वही पहनना। जब नरमीन ने सर झुकाते हुए इस में सर हिलाया था वो पीछे होता कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर वापस पलट गया। उसकी नजर में नरमी गलत थी, लेकिन फिर भी उसका दिल उसे बार बार इनकार कर रहा था। वो साथी कटा था, लेकिन फिर उसका दिल उसके एक आंसू पर पिघला जा रहा था। उसके आंखें हर वक्त उसके दिमाग में नक्श रहती थी। उसकी आवाज उसे कोई सुरीला गीत लगने लगी थी जो वो हर वक्त सुनना चाहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था उसके साथ। कबीर जानता था इश्क की पहली सीढ़ी पर कदम रख गया था, लेकिन इस बात से अनजान बना वो मगरूर इंसान अपनी अन्ना को सर पर चढ़ाए बैठा था। लेकिन नरमी की मोहब्बत और अल्लाह पर पूरा यकीन ने उसे उसकी दुआओं से उसके सामने उसका नसीब बनाकर खड़ा कर दिया था। वो जो रब नरमी के दिल में उसकी मोहब्बत डाल सकता था, लेकिन उसकी किस्मत बनाकर उसके महरम का दर्जा दिलवा सकता था, वो कबीर के दिल में भी उसके इश्क की कोंपल खिला सकता था। देखना यह था कि वो वक्त पर अपने इश्क की कदर कर लेगा, इस मौके को अपने हाथों से गिरवा देगा। पूरी हवेली में सजावटें चल रही थी। आज इसरा के नका और कबीर फरदान के वलीमे का फंक्शन था। तीनों दुल्हनों को घर में ही पार्लर वाले तैयार करने आई थी। इसरा गोल्डन कलर की भारी कामदार फ्रॉक पहने वो हसीना जानलेवा हद तक प्यारी लग रही थी, लेकिन जिन के पर्दों पर कल का मंजर छाया हुआ था। जरगाम का इतना मोहब्बत भरा लहजा, उसकी हवाइश जो वो हक से इसरा से कर रहा था, इसरा को हजम नहीं हो रहा था। पहली बार कोई मर्द उसके इतने करीब आया था, मर्द भी वो जिसे मंसूब था, और कुछ घंटों में उसका नकाब भी होगा। ये सोचते इसरा की हथेलियां नम हुई थी। वो मासूम कहाँ आजकल के माहौल कबीर और जरगाम की सरजंग और नरमी के लिए जरगाम की मोहब्बत को जानती थी। वो मासूम तो दिल में हवाशें बुनने लगी थी जरगाम हाँ दादा के लिए। रहमा पिंक कलर के बारीक आमदार सूट पहने सर पर दुपट्टा सजाए नाजों से जुड़ ली और लाइट मेकअप में नजर लग जानने की हद तक प्यारी लग रही थी और शीशे में खुद को नहा रही थी। जब फरदान उसके पीछे आ खड़ा हुआ था तो रहमा को जब तक देख रहा था जैसे इससे पहले उसने ऐसा खूबसूरत मंजर ना देखा हो। बहुत हसीन लग रही है। फरदान उसे अपने हंसा में लेता आंखों में हमारे लिए मोहब्बत से बोला। रहमा की पलकें लजने लगी। जंगली बिल्ली। फरदान उसका शर्माया हुआ रूप देखता है उसके कान की लो पर बुसा देता हुआ पीछे हुआ। जब रहमा के माथे पर बल आए, आप अब हमें इस नाम से नहीं पुकार सकते, वो चिढ़कर बोली तो फरदान ने लब दांतों में दबाते मुस्कुराहट को रोका। हम तो आपको इसी नाम से पुकारेंगे जो आपका है। हमारा नाम रहमा रहमान हाँ दादा है, आप हम इसी नाम से पुकारेंगे। रहमा बेध्यान में गुस्सा नाक पर सजाए बोली थी। जब फरदान की मुस्कुराहट सिमटी और उसके होंठों पर उंगली रखते उसके करीब आते सपाट अंदाज में बोला, रहमा फरदान हाँ दादा है आप, आइंदा मत भूलिएगा। जब रहमा ने उसका सपाट चिटा लहजा देखते उसके लबों पर हाथ रखे हाथ को अपने हाथ में लिया था। हमने बेध्यान में बोल दिया, हमें माफ कर दे। कोई बात नहीं जंगली बिल्ली। फरदान वापस डोर में आता उसे छिड़ गया था। रहमा की शक्ल देखते उसे हंसी आई जो रोनी सूरत बना गई थी, लेकिन हाथ छुड़ाने की गलती ना की क्योंकि वो जानती थी जनहरेबाज पागल पठान फिर बुरा मान जाएगा। फरदान ने अकीदत से उसका माथा चूमा था।
आप वाहद वो शख्स हैं जिसके सामने हमारा दिल झुक जाता है, खामोश हो जाता है, मौन हो जाता है, क्योंकि हमें आपसे बेपनाह मोहब्बत है। रहमा फरजान खानजादा। फरदान शिद्दत जज्बात से बोला था तो रहमा ने पलके जो बचाते चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान सजाई थी। अपने नाम के साथ फरदान का नाम का हवाला से बेपनाह खूबसूरत लगा था। आपने बताया नहीं हम कैसे लग रहे हैं? फरदान ने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाते हुए पूछा था। बहुत हैंडसम लग रहे हैं हमारे शोहर। आहिर रहमान फरदान दादा के शोहर हैं। रहमान ने गर्दन कराते हुए जवाब दिया था, जिस पर फरदान का खूबसूरत कहका गूंजा था, जिसे रहमान ने मोहब्बत से देखा था। चले अभी हम नीचे जाते हैं, रात को यहीं से शुरू करेंगे। फरदान उसके हाथों को अपने हाथों में लेता हुआ चूमा था और खुद भाई की तरफ कदम बढ़ा गया था। नाजू बेगम ने नरमी के कमरे का दरवाजा खटखटाया था। अंदर जाकर देखा जब नरमी का मेकअप हो रहा था, लेकिन ड्रेस उसने अभी तक चेंज नहीं किया था। नाजू बेगम ने उसको देखा जो चेहरे पर परेशानी सजाई बैठी थी। क्या हुआ नरमी बेटा, आपने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? मोड़े, हम ये ड्रेस कैसे पहने? आप देखेंगे इतना हैवी और टेल है, हम कैसे संभालेंगे? वो रूहानी होती हुई बोली थी। नाजू बेगम को बेताशा प्यार आया था। उन्होंने बिस्तर पर पड़ा ड्रेस देखा था जो पूरा बिस्तर घेरे हुए था। सफेद मोतियों से सजा वो खूबसूरत ड्रेस पीछे से टेल बेहद हसीन था, जो सामने वाले की आंखों को चुका चुका चौंध कर दे। बेटा, ये आपके शोहर ने आपके लिए बहुत प्यार से लिया है, थोड़ी सी देर की बात है, जल्दी से पहन लें, बाहर सब मेहमान आ चुके हैं। नाजू बेगम ने उसे मनाते ड्रेस पहनाया था, जैसे तैसे वो चेंज करते ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली जाए। नाजू बेगम से मोहब्बत होकर देखा था। वो खुद ही इतनी प्यारी थी कि उसे सजावट की तो जरूरत ना थी, लेकिन हल्के से पिंक मेकअप और लाइट से ज्वेलरी पहने वो बेहद प्यारी लग रही थी। नाजू बेगम ने दुआएं पढ़ते उस पर दम किया था, उसकी नजर उतारी थी और हाफ वाइट घूंघट उसका चेहरे पर डाला था। चले अब हम नीचे जाते हैं, अब यहीं बैठे, थोड़ी देर में कबीर के साथ नीचे आइएगा। जिस पर वो साहिल लाती अपने ड्रेस को संभाल कर बिस्तर पर बैठी थी। इसरा और जरगाम का निकाह पहले था, जहां एक तरफ इसरा और दूसरी तरफ जरगाम को बिठाया गया था। मौलवी ने निकाह शुरू किया था। इसरा खानदादा वल्द बरहान खानदादा, आपका निकाह जरगाम खानदादा वल्द इस्माइल खानदादा से 1 करोड़ सिक्का राजल वक्त तय करार पाया है, क्या आपको कबूल है? इसरा ने बेहद कबीर के हाथों को अपने साथ गिफ्ट में लिया था। जब फरदान ने उसकी कैफियत समझ उसके सर पर हाथ रखा था। कबूल है। इसरा ने कबूल करते अपने सारे हकों को जरगाम को सौंपे थे, जिस पर कबीर ने अपनी बहन का माथा चूमा था और वो कबीर और फरदान के गले लगते बेताशा रोई थी। जरगाम खानजादा वल्द इस्माइल खानजादा, आपका निकाह इसरा खानजादा वल्द बरहान खानजादा से 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त करार पाया है, क्या आपको कबूल है? जरगाम के दिमाग में नरमी का अक्स सवार था। उसने मुठियां बीचते सामने फूलों के इस पर नजर डाली जो कबीर के सीने से लगी बैठी थी। कबूल है। जरगाम की कबूलियत के बाद हर तरफ खुशियों का समा बिखरा था। सब बड़ों ने मिलकर उनके सर पर हाथ रखते उन्हें दुआएं दी थी। जब जरगाम खानदादा उठकर इसरा के पास आया और उसका घूंघट उठाया, इस खूबसूरत पठानी गुड़िया का चेहरा देखते वो सांस रोक गया था। एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा लगा था और वो वापस अपने हॉल में सिमट गया था। मुबारक हो, उसका घूंघट उठाते जरगाम ने बस इतना कहा था। जब इसरा ने गनी पलकों का जार उठाते जरगाम को देखा था, वो वजह से भरपूर मर्द आज से पहले कभी इतना हसीन नहीं लगा था। आपको भी। वो हल्का सा मुस्कुराती पलके झुका गई थी। जरगाम उसके बराबर में आ बैठा था। सबने बेसाता उसकी नजर उतारी थी। शाहाना बेगम ने दोनों बेटों को ऊपर अपनी बहू को लेने भेजा था, जो कब से इन दोनों का इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा खोलते सामने देखा था, जहां वो अपना बारी जोड़ा पहने बिस्तर से टेक लगाए आंखें बंद किए हुए बैठी थी। ये ड्रेस जो उसने एक आंख में पसंद किया था नरमी के लिए, इस पर मोती और नगीनों का काम उठ रहा था। इस ड्रेस को बेताजा हसीन दिखा रहा था। वो जानता था ये ड्रेस बहुत हैवी है, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि कबीर हंजादा की बीवी यही ड्रेस पहने, चाहे इस नाजुक जान के लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। वो सामने बैठी वजूद को इजकटक देख रहा था। सफेद रंग में वो कोई परी ही लग रही थी। हल्के से मेकअप और नाजुक से जुड़ली ने उसे हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। कबीर की नजरों का मरकज उसकी थोड़ी पर चमकता वो तिल बना हुआ था और जिन आंखों का वो दीवाना था, वो तो घनी पलकों के नीचे छुपी हुई थी। वो दरवाजे पर खड़ा सा उसे देख रहा था। जब होश में आते वो कदम कदम चलता उसके पास आया था। नरमी उसके कलम की खुशबू अपने आसपास महसूस करती आंखें खोल गई थी। वो जल्दी से अपना बाड़ी जोड़ा ठीक करती खड़ी होने लगी थी। जब उसका पैर अपने गिरेदार टेल में अटका था, वो वापस बिस्तर पर गिरी थी। अपनी हालत बिगाड़ती उससे पहले ही कभी ने उसके कमरे में हाथ डालते उसे अपने सीने से लगाया था। नरमी ने दक दक करते दिल के साथ आंखें बंद करते उसको कबीर के घेरे में महसूस किया था। तुम ठीक हो? पैर में मोच तो नहीं आई? बैठो, दिखाओ मुझे, कहीं लगी तो नहीं है? उसने साये से नरमी को आराम से बिस्तर पर बिठाया और नीचे जमीन पर बैठते उसके सैंडल में कैद पैरों से सैंडल उतारते उसकी चांदी से सफेद पाँव को अपने गुड्डे पर रखा था। सफेद पाँव में चमकती पासेब कबीर का दिल धड़का गई थी। हड़बड़ाहट में नरमी को समझ नहीं आया था कि वो क्या कहे। वो तो हैरानी से कबीर का चेहरा देख रही थी, जिसके चेहरे पर इस्तराब और फिक्र साफ नजर आ रही थी। नरमी के दिल में खुशी से नहा गया था अपने महबूब के चेहरे पर खुद के लिए इतनी फिक्र देख। लेकिन जब कबीर ने उसके पैरों को अपने हाथों में लिया तो वो अपने पैर खींचती
दबा कर पीछे हुई। ये क्या कर रही हैं आप हमारे पैर को क्यों हाथ लगा रहे हैं? नरमीन हैरत से इस मगरूर इंसान को देखने लगी, जिसका पाँव पकड़े जमीन पर उसके सामने बैठा था। कबीर के चेहरे पर नाक फैली थी। इसकी हरकत पर उसने उसका पाँव जबरदस्ती वापस खींचते अपने हाथ में लिया था। इस बार गिरफ्त मजबूत थी। अगर आप मुझे झटका तो ये पैर मैं खुद अपने हाथ से तोड़ दूंगा। नरमी उसका गुस्सा देखती घबराई थी, लेकिन हमारी बात तो सुने। जब कबीर ने उसे फिर से घूरा था, वो मुंह बंद करती खामोश हुई। वो दोनों पैर दाएं बाएं मोड़ते मुआयना करने लगा और फिर नरमी का चेहरा देखा। ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई मोच नहीं आई। हाँ तो किसने कहा मोच आई है? हम ठीक हैं बिल्कुल, नरमीन ने मन मनाते हुए कहा। जब कबीर ने उसे फिर से घूरा, तो पहले क्यों नहीं बताया? टाइम वेस्ट कर रही थी इतनी देर से मेरा। हम तो कुछ कहा ही नहीं आपसे, आप खुद कब से पैर पकड़ कर बैठे हैं, हमें खामोश करवाए जा रहे हैं। नरमीन चिंचिलाती हुई बोली तो कबीर ने अपने हाथ में मुके नरमीन के पैर को और फिर खुद को जमीन पर बैठा देखा। वो झटके से खड़ा हुआ था। चलो नीचे, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। वो सबका लम्हों का असर जायल करने के लिए बोला था और उसके चेहरे पर घूंघट डालते नरमी के आगे हाथ फैलाया था। ये एहतियात थी अपनी बीवी के लिए कि वो फिर से इस ड्रेस में उलझकर गिर ना जाए जो इसने अपने शोर की खुशी के लिए जेब कर लिया था, ये जानते हुए कि वो किस कदर बारी है। कभी के दिल को खुशी हुई थी। नरमी ने उसका हाथ थामा था जब 2 कदम चलते फिर लड़खड़ाई थी, और इस बार कबीर ने दाएं हाथ उसके कमर के गिर्द डालते बाएं हाथ उसका हाथ थामा था। नरमीन के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान आई थी जो कबीर ना दे सका था। फरदान रहमा का हाथ थामे नीचे लेकर आया था, जब सब ने प्यारे नजर से इस जोड़ को देखा था। सुने, हम प्यारे तो लग रहे हैं ना? अभी कमरे में हमने आपकी इतनी तारीफ की थी, लगता है रात वाला अंदाज ज्यादा पसंद आया आपको हमारी तारीफ करने का। फरदान शरारत बड़े अंदाज में बोलता उसका चेहरा देखने लगा जो तपा हुआ लाल हो रहा था शर्म से। फरदान ने भी मुस्कुराकर कंट्रोल किया था जब उसे अपने हाथ पर जलन महसूस हुई थी। ये क्या कर रही है जंगली बिल्ली, फौरन पास आ जाए, वरना अभी तो सब हैं, अभी आप बच जाएंगी, लेकिन रात को हमारे पास ही आना है। आप हमेशा हमें धमकी देते रहते हैं पागल पठान। जब फरदान इसको घूरा था। सॉरी, रहमान ने अपनी दांतों तले जुबान दबाई थी। ये सॉरी अच्छे से कबूल करेंगे हम, आप फिक्र ना करें। फरदान ने लाकर रहमा को स्टेज पर बिठाया था जहां 3 स्टेज बने थे। अब सबकी नजर सामने स्पॉट लाइट से आती रोशनी पर पड़ी थी, जहां से कबीर हाथ आता नरमी को इतने प्यार और एहतियात से पकड़े नीचे लेकर आ रहा था। सबने नरमी के ड्रेस को रक्श बड़ी नजरों से देखा था और फिर इस परियों सी लड़की के साथ उड़ते इस शहजादे को, जिसके चेहरे से बेताशा फिक्र छलक रही थी अपनी बीवी के लिए। कुछ नजरों में सताइश थी तो कुछ नजरें हसरत से देख रही थी। इस मंजर को कोई ये मंजर देखकर नहीं कह सकता था कि बंद कमरे में यही शख्स अपनी बीवी के साथ जल्लाद बना हुआ होता है। वो एहतियात से नरमी को सीढ़ियों से उतरता नीचे लाया था, जहां 2 मुलाजिमों ने उसकी टेल को फर्श पर फैलाया था और वो मगरूरी से चलते हुए उसके हाथ में अपना हाथ थामते हुए स्टेज तक ला रहा था। उसकी शख्सियत से लोग कितने मुतासर होते हैं, इस बात का इल्म उसे अच्छी तरह से था। वो जरगाम हादादा की आंखों में फौर से देख रहा था, जैसे उसको बता रहा हो कि जो कबीर हादादा का होता है उसे कोई उसे छीन नहीं सकता। जरगाम की आंखें हसत पड़ी नजर से ये सब देख रही थी। नरमी के हाथ में थामा हुआ हाथ उसके दिल में आग लगा रहा था। कबीर का चेहरा पे यह गरूर से खाक में मिलाना था। वो नफरत से ये मंजर देख रहा था और अपने बराबर में बैठे वजूद पर उसने एक के बाद दूसरी नजर तक डालना डाली, जो गैर इरादी तौर पर यह हवाश कर रही थी कि उसका शोहर तारीफ ना सही एक बार प्यार भरी नजरों से ही देख ले। कबीर ने नरमी को स्टेज पर लाते एहतियात से उसको बैठाया था। नरमी बेहद खुश थी कबीर की इतनी फिक्र और एहतियात खुद के लिए देखते। उसे लगा था जैसे उसकी हर हवाश आज पूरी हो गई हो जब कबीर हरदादा ने उसकी मुस्कान एक सेकंड में छीनी थी। वैसे आज तुम्हें तकलीफ तो बहुत हो रही होगी ना? जो तुम्हारी मोहब्बत का दम बढ़ता था आज वो किसी और का हो गया है, और अब तुमसे मोहब्बत कौन करेगा? तुम्हारी खूबसूरती का दम कौन बढ़ेगा? कबीर ने उसके बराबर बैठते तरंजा लहजे में उसके कानों में जहर अंडेला था। नरमीन बीच जगह खामोश बैठी मुठियां बीच गई थी। ये अल्फाज उसकी जान निकाल गए थे। उसकी सारी खुशी राख हो गई थी। हर कब उसने किसी गैर से अपनी तरीफे वसूल ली थी। उसे वो मंजर फिर से याद आया था जहां सरगम उसके कदम में बैठा इजहार कर रहा था। उस रात वो बेआबरू ही थी अपने ही शोर के सामने। क्या सारी जिंदगी वो ऐसे ही ये ताने उसे देता रहेगा? क्या कभी वो अपनी मोहब्बत के साथ खुश नहीं रह पाएगी? नरमी की आंख से 2 मोती टूट कर गिरे थे जब कबीर साइड स्माइल चेहरे पर सजाए उसकी गोद में दरा हाथ पकड़ते अपने हाथ में कैद कर गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि जरगाम की नजरें यहीं पर हैं, लेकिन वो चाहता था कि जरगाम इस बात को एक्सेप्ट कर ले। जो उसे नहीं मिला वो उसका था ही नहीं, और अब आगे जो उसका हो गया है उसके साथ बढ़े। जब नरमी ने अपना हाथ खींचना चाहा जिसे कबीर ने मजबूती से थामा हुआ था, जैसे तूफान भी आ जाए तो नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? मेरा चुनना बहुत नागवार गुजर रहा है तुम्हें? कबीर उसके हाथ पर साथ गिफ्ट करते हुए बोला था, जिसकी गिफ्ट से नरमी को लगा था जैसे उसके उनकी गर्दश हाथ में रुक गई हो। नहीं, हमें दर्द खामोशी से बैठो, नरमी ने बोलना चाहा, लेकिन कबीर ने तो खामोश करवाते मुस्कुराकर सामने देखा था। दर्द से नरमी के आंसू नहीं थम रहे थे और जब उसकी बर्दाश्त बाहर हुई तो वो बोल उठी।
چھوڑیں پلیز، ہمیں درد ہو رہا ہے بور، وہ التجا کرتی لہجے میں بولی۔ جب کبیر اس کی نم آواز سنتا اس کے ہاتھ پر دھیان دیا گیا تھا جو گلابی سے پیلا زرد ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً نرمی کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ وہ بے دھیانی میں اتنی دیر سے اس کے ہاتھ پر گفٹ سد کیے ہوئے تھا۔ کبیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اس نے نرمی کا ہاتھ تھاما، اسے سہلانے لگا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ وہ ہاتھ سلاتے سلاتے فکرمندی سے پوچھنے لگا اور نرمی سے حیرانی سے دیکھنے لگی جو ایک ایک منٹ میں روپ بدلتا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ خود ہی سے تکلیف دے رہا تھا اور خود ہی سے تکلیف پر تڑپ بھی رہا تھا۔ نرمین خاموش رہی، اپنے منہ سے ایک لفظ نہ بولے۔ کبیر اس کی تکلیف سمیت اپنے ہاتھ میں نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور ہاتھ تھوڑی دیر بعد پیار سے سہلا رہا تھا جیسے تڑپ رہا ہو اسے درد دے کر۔ لیکن نرمین کا دل جو تھوڑی دیر پہلے خوشی سے جھوم رہا تھا اب اس کے لمس پر بھی خاموش تھا۔ اس کے کان میں کبیر کے تھوڑی دیر پہلے کہے گئے جملے باز گشت کر رہے تھے جو نرمی کی شادی کے بعد آئی پہلی مسکراہٹ کو بھی چھین گئے تھے۔